अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों हम लोग ना अब एक और ना बेसिक सा ना कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, दैट इज़ ऑफ कुशिंग्स रिफ्लेक्स या कुशिंग्स ट्राइएड्स। अच्छा, अब कोई भी बीमारी होती है ना उसके अंदर ना एक स्पेसिफिक ट्राइएड चल रहा होता है। ट्राइएड हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि ऐसे 3 सिम्पटम्स होते हैं जो सिर्फ उसी बीमारी के अंदर होते हैं। अब ना ये कुशिंग रिफ्लेक्स और कुशिंग ट्राइएड क्या होता है? इससे पहले ना आप लोगों ने ना एक टर्म भी सुनी होगी, दैट इज़ कुशिंग सिंड्रोम। आप लोगों ने ना इसको ना इससे रिलेट नहीं करना, क्योंकि कुशिंग सिंड्रोम कौन सा सिंड्रोम होता है? ये वो डिजीज स्टेट होती है जब हमारे ब्लड के अंदर ना जो कॉर्टिसोल के लेवल है ना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जब ब्लड में कॉर्टिसोल के लेवल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो जो हमारे पास डिजीज़ होती है उसको हम लोग कहते हैं कुशिंग सिंड्रोम। लेकिन जो ये कुशिंग रिफ्लेक्स है, कुशिंग ट्राइएड है ना, ये हमारे पास सीएनएस से रिलेटेड होता है। अब ये किस तरीके से होता है? हम लोग इसको समझते हैं कि जो हमारा ये सर होता है जिसको हम लोग क्रेनियल वॉल्ट या स्कल वॉल्ट कहते हैं, ये ना 3 चीज़ों से मिलकर बनता होता है। इसमें एक हमारे पास आ जाता है, ये ना हमारे पास 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। एक होता है हमारे पास ब्रेन टिश्यू, दूसरा होता है हमारे पास ब्लड और तीसरा होता है हमारे पास सीएसएफ। अच्छा, अब कुछ भी ऐसा हो गया है कि ना ये तीनों चीज़ें ना ज़्यादा हो गई हैं। अब ऐसा क्या हो सकता है कि ना ये हमारे पास तीनों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ ज़्यादा हो जाए? या तो कोई हेड इंजरी हो गई है, या ब्लीडिंग हो गई है ब्रेन के अंदर, या हमारे पास ट्यूमर हो सकता है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, या हमारे ब्रेन के अंदर ना कोई एक्स्ट्रा फ्लूइड आ सकता है। सो इन सब कंडीशंस में से ना की वजह से इन तीनों में से ना कोई एक चीज़ ज़्यादा हो जाती है। जब इन तीनों में से कोई चीज़ ज़्यादा होती है ना, तो अल्टीमेटली क्या होता है, हमारा ना इंट्राक्रैनियल प्रेशर ना ज़्यादा हो जाता है। तो जब इंट्राक्रैनियल प्रेशर ज़्यादा हो जाता है ना, तो हमारे पास बहुत 3 स्पेसिफिक सिम्पटम्स हैं। 3 स्पेसिफिक हमें एक ट्राइएड मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं कुशिंग ट्राइएड। तो आप लोगों ने याद रखना है कि कुशिंग ट्राइएड या कुशिंग रिफ्लेक्स जो होता है, ये इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर से रिलेट करता है। अच्छा, अब इंट्राक्रैनियल प्रेशर को हम लोग कैसे मेजर करते हैं कि फॉर एग्जांपल हम लोग ना यहाँ पे एक ग्राफ बना लेते हैं। ये हमारी बॉडी में ना एक आईसीपी होता है और एक होता है मीन आर्टीरियल प्रेशर। ये दोनों ना इक्वल इक्वल ना चल रहे होते हैं। अब कुछ भी, अब जैसे मैंने आपको ऊपर वाली कंडीशंस बताई कि कोई हेड इंजरी, ब्लीडिंग है, कुछ भी ऐसा हुआ कि हमारा जब इंट्राक्रैनियल प्रेशर ज़्यादा हो गया, इंट्राक्रैनियल प्रेशर किससे ज़्यादा हो गया? मीन आर्टीरियल प्रेशर से। जब मीन आर्टीरियल प्रेशर से इंट्राक्रैनियल प्रेशर ज़्यादा हो जाता है ना, तो फिर हमारे पास एक ट्राइएड मिलता है। वो मैं भी आपको लिखवाती हूँ, तो उसको हम लोग बोलते हैं कुशिंग ट्राइएड। अब जब हमारे पास इंट्राक्रैनियल प्रेशर मीन आर्टिकल प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है ना, तो इस कंडीशन में ना हमारा जो ब्रेन होता है नो लॉन्गर रिसीव इनफ ऑक्सीजन। इस कंडीशन में ना ब्रेन को ना इनफ ऑक्सीजन जो है वो नहीं जाती। और आपको पता है हमारा जो ब्रेन है ना वो विदाउट ऑक्सीजन रह ही नहीं सकता। मतलब विद इन नैनो सेकंड जो है ना, अगर ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा तो ब्रेन डेथ हो जाती है। और ये वो डेथ होती है जो इरिवर्सिबल होती है। आप वापस अगर एक दफ़ा आपके ब्रेन के टिश्यू ना डैमेज होना शुरू हो गए, डेड होना शुरू हो गया, आप उनको वापस रिवर्स नहीं कर सकते। इसलिए कुछ हो ना हो हम लोगों ने ना, इसलिए जब आपने देखा होगा ये जो रेस्क्यू वाले भी होते हैं, फ़ौरन बंदे को सांस देना शुरू कर देते हैं मुंह से, कि किस तरह जो ब्रेन को ऑक्सीजन की सप्लाई है वो ना रुके। यहाँ ना मैं आपको एक और ना कॉन्सेप्ट देती हूँ कि जो भी साइन एंड सिम्टम्स आएंगे इंट्राक्रैनियल प्रेशर के, वो टोटली ऑपोजिट होते हैं शॉक से। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनको ये बात ही नहीं पता होती। देखो, अब जब आप लोगों को ये बात पता होगी कि इंट्राक्रैनियल प्रेशर के जो सिम्टम्स हैं वो ऑपोजिट होते हैं शॉक से, तो जाहिर सी बात है ना, आप इस इंट्राक्रैनियल प्रेशर की कंडीशन को अलग से ट्रीट करोगे और शॉक की कंडीशन को अलग से ट्रीट करोगे, क्योंकि अगर सेम होता तो हम लोग सेम पैरामीटर्स पे ट्रीट करते हैं ना। अब सेम नहीं है, दोनों ऑपोजिट बातें हैं। अब आपको ये कैसे हेल्प करेगी? कभी आपकी इमरजेंसी में ये कोई ऐसा हो सकता है, कोई ऐसा मरीज़ है और आपको समझ ना आए कि ये रेस इंट्राक्रैनियल प्रेशर है या शॉक है, तो आप लोग अब इस बात के बाद आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हो कि आइदर इट इज़ इंक्रीज आईसीपी और शॉक। अब शॉक में आप लोग जनरल पैथो में पढ़ोगे कि डिफरेंट टाइप्स के शॉक होते हैं, लाइक न्यूरोजेनिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक। तो आप अब कभी भी ना इंट्राक्रैनियल प्रेशर वाले मरीज़ को ना न्यूरोजेनिक शॉक से कंफ्यूज नहीं करोगे, क्योंकि दोनों अलग होते हैं और इन दोनों को अलग पैरामीटर्स पे जो हमने ट्रीट करना होता है। अब एक बंदा, उसको ये बात ही नहीं पता, तो उसका तो पेशेंट कोलैप्स कर जाएगा ना। अब फिजूल में आपको एक चीज़ का नॉलेज नहीं है और आपके पेशेंट की जान जा सकती है। इसलिए मेडिकल में एक एक इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब भी हमारे पास इंट्राक्रैनियल प्रेशर ज़्यादा होता है ना, तो ये हमारे पास हमेशा हमेशा मेडिकल इमरजेंसी होती है। हम लोगों ने बहुत जल्दी जल्दी ना इसको ट्रीट करना होता है। अब देखो, अब मेडिकल एक इमरजेंसी में पेशेंट आया है, आपको ये बात ही नहीं पता और आपने उसको फ़ौरन से गोल्डन आवर में सिक्योर करना है। गोल्डन आवर क्या होता है कि आपने उसको जो पहला घंटा होता है ना, उसमें आपने उसको पेशेंट को बचाना होता है बस किसी तरीके से, और आपने उसको गलत तरीके से ट्रीट कर दिया है, तो फिर आपका पेशेंट कोलैप्स कर सकता है। तो बेसिकली हमने क्या है कि अपने पेशेंट को कोलैप्स करने से बचाना है। इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि पहले पहले हमारा ना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और इसके बाद हमारे पास जो है ना वो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। मतलब ये देखो, ये हमारे पास फाइट एंड फ्लाइट होता है ना, तो जब भी इंट्राक्रैनियल प्रेशर रेज होगा तो बॉडी अपनी इसको इमरजेंसी सिचुएशन से बचाने के लिए सिंपैथेटिक ऑन कर देगी। जिस तरह ठीक होगा तो बॉडी पैरासिम्पैथेटिक पे शिफ्ट हो जाती है। अब वो कौन सा ट्राइएड है, वो कौन से 3 सिम्टम है जिसकी बेस पे हमने इसका नाम ट्राइएड रखा है, जिसको हम कुशिंग ट्राइएड्स कहते हैं। वो क्या होता है कि पहले पहले ना हमारे पास जो सिस्टोलिक बीपी होता है ना, नॉट डायस्टोलिक, इसको कोई डायस्टोलिक बोलता है, कोई डायस्टोलिक बोलता है, तो आपकी मर्जी, आप जो मर्जी बोलो, लेकिन यहाँ हमारा जो काम है वो सिस्टोलिक है, यानी सिस्टोलिक। हमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है ना वो ज़्यादा हुआ होता है, और जो हमारी पल्स होती है ना वो कम हुई हुई होती है। जो पल्स होती है वो कम हुई हुई होती है, और जो हमारा रिस्पिरेटरी रेट होता है ना वो भी कम हुआ होता है। तो जब हमारी पल्स रेट कम होती है ना, इसके लिए हम लोग एक टर्म यूज़ करते हैं, दैट इज़ ब्रेडिकार्डिया। पल्स रेट कम होती है यानी ब्रेडिकार्डिया। जिस तरह और जब हमारा रिस्पिरेटरी रेट कम होता है तो इसके लिए हम लोग एक टर्म यूज़ करते हैं, ब्रेडिपनिया। ब्रेडिपनिया, तो आपको ना ये बेसिक टर्म्स आनी चाहिए कि ब्रेडिकार्डिया, टैकीकार्डिया, ब्रेडिपनिया, ऑर्थोपनिया, एपनिया, ये चीज़ें क्या होती हैं। अब इसके अंदर जो हमारे पास प्रेशर होता है ना वो बहुत वाइडेंड प्रेशर होता है।
बहुत ज़्यादा ना वाइडेंड पल्स प्रेशर होता है। और जो ये होती है हमारे पास ब्रेडिप्निया होता है, इसमें हमारे पास क्या होता है, इरेगुलर, हमें बेसिकली इरेगुलर रेस्पिरेशन मिल रही होती है। दूसरा ना इसके अंदर हमें ना चेन स्टॉक डिफॉर्मिटी मिलती है, मतलब चेन स्टॉक्स रेस्पिरेशन मिलती है। अब ये चेन स्टॉक्स रेस्पिरेशन क्या होती है, ये इसमें ना ऑल्टरनेटिंग पैटर्न चलता है, मतलब ऑल्टरनेटिंग पैटर्न होता है डीप और शैलो ब्रीथिंग का। मतलब एक दफ़ा मरीज बहुत खींच के सांस लेता है और फिर हल्का सा सांस लेता है, फॉलोड बाय पीरियड ऑफ एपनिया, और एक एक पीरियड आता है जिसमें मरीज को सांस ही नहीं आता। तो अगर कोई आपसे पूछे वाइवा में चेन स्टॉक रेस्पिरेशन, तो आपने बताना है कि ऑल्टरनेटिंग डीप एंड शैलो ब्रीथिंग फॉलोड बाय पीरियड्स ऑफ एपनिया। अगर हम लोग जल्दी से अपना ट्राइएट पढ़ें तो हमें क्या मिलता है, हाइपरटेंशन मिलती है। और हाइपरटेंशन में आपको पता है क्या होता है कि सिस्टोलिक बीपी ज़्यादा हुआ होता है। नंबर 1 हमें हाइपरटेंशन मिलती है, नंबर 2 हमें ब्रेडिकार्डिया मिलता है, और नंबर 3 हमें ब्रेडिप्निया मिलता है। ये तीनों चीज़ें मिलकर बना देती है हमारा कुशिंग ट्राइएट। यहीं बिना 1 मिनट की हम लोग ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। वो ये कि जब भी हमारा इंट्राक्रेनियल प्रेशर रेज होता है तो हम लोग ऐसे मेजरमेंट्स करते हैं जिससे ना हमने इंट्राक्रेनियल प्रेशर कम कर दे। हमने ऐसे मेजरमेंट करना है ट्रीटमेंट में कि हमारा इंट्राक्रेनियल प्रेशर हो जाए कम। तो इसके लिए हम लोग पहले पहले क्या करते होते हैं, हम लोग IV मैनिटॉल दे देते हैं, ठीक है। या फिर हम लोग पेशेंट को हाइपर वेंटिलेशन पर डाल देते हैं क्योंकि उसको सांस नहीं आ रहा होता, ठीक है। हाइपर वेंटिलेशन कर देते हैं। और जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जब भी ICP रेज होता है तो हमने ना 60 डिग्री जो होता है ना, जो ये पेशेंट का हेड होता है ना, वो हेड एलिवेशन कर देनी होती है, यानी बेड से ना 60 डिग्री हेड एलिवेशन कर देनी होती है। ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। ये ना जब भी आप न्यूरो वार्ड में जाओगे ना, आप देखोगे बार बार नर्सेज जाके ना, जो ये न्यूरो वाले मरीज होते हैं उनका ना सर सीधा कर रही होती हैं, हेड एलिवेट, चिन एलिवेट कर रही होती हैं। इसी वजह से कर रही होती हैं क्योंकि उनका जो ICP है वो ज़्यादा होता है, उन्हें नॉर्मल करना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, हेड एलिवेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ICP में। अच्छा, इसके अलावा हम लोग ना ड्रेन कर देते हैं। अगर हमारे इसमें क्रेनियल वॉल्ट में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फ्लूइड आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा फ्लूइड को ड्रेन कर देते हैं। और अगर फिर भी हमारे से मामला नहीं समझ रहे होते हैं तो हम सर्जरी की तरफ जाते हैं, यानी हम लोग क्रेनियोटॉमी कर देते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट कुशिंग्स ट्राइएट। होप सो आप लोगों को ना बहुत अच्छे तरीके से समझ आया। अगर किसी को फिर भी समझ ना आए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। अब रेस्ट आप लोग DVT में पढ़ोगे विर्चूज ट्राइएड। हर बीमारी का ना एक ट्राइएड होता है जो किसी और बीमारी में नजर नहीं आता। जिस तरह DVT में आप लोग पढ़ोगे विर्चूज ट्राइएड, ठीक है। इसी तरह आप लोग कार्डिक टेम्पोनार्ड जब पढ़ोगे CVS में तो उसमें आप पढ़ोगे बेक्स ट्राइएड। और अभी मैं आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस पढ़ाऊंगी। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में मैं फिर आपको 4 कोर्स ट्राइएड पढ़ाऊंगी। तो ये 3-4 ट्राइएड हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर चूज ट्राइएड होता है DVT में, ये MCQs हैं, ये याद करने होते हैं। और कार्डिक टेम्पोनार्ड में होता है बेक्स ट्राइएड। और मल्टीपल स्क्लेरोसिस में 4 कोर्स ट्राइएड। और जब ICP रेज होता है तो कुशिंग्स ट्राइएड। तो ये हम अपना करते हैं लेक्चर एंड साइनिंग ऑफ।